हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली वी आर डूइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड दिस इज़ द लेक्चर 4। अच्छा, अभी 3 क्लासेस में मैंने आपको जितनी भी मुश्किल मुश्किल वर्किंग्स थी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना या सेल ऑफ एसेट एंड परचेज ऑफ एसेट और फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो सारा कुछ समझा दिया था, ठीक है। एंड दिस इज़ मैंने आपको ये समझाया था, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का फॉर्मेट मैंने आपको समझाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेना है स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद आपने बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐसे ऐड ऑन करनी है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये फॉर्मेट है, ये आपको याद हो जाएगा, हम बनाएंगे साथ साथ, तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा अभी। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का, ठीक है। एक प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता चले कि सवाल आता किस तरह का है। अभी तक जितनी भी हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की पहले की क्लासेस अटेंड की हुई हैं, उसमें हमने सवाल नहीं किया था, हमने छोटी छोटी वर्किंग ज़रूर की थी, बट हमने सवाल कोई नहीं किया था। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। बेसिकली होता ये है, आपको क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस देगा, दो कंसेक्यूटिव ईयर्स की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस देगा और साथ कोई एडजस्टमेंट्स दे देगा, ठीक है। और आपको बोलेगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाओ। अब आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब ये देखो, अगर इस सवाल में, तो इसमें उसने क्या किया हुआ है, 2015 की बैलेंस शीट दे दी है ये, ठीक है, एंड 2016 की बैलेंस शीट दे दी है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स उसने आपको दे दिया। एडजस्टमेंट्स में उसने बता दिए कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इज दिस। आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करनी होती है। सो ये आपने स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसने एडजस्टमेंट में आपको बता दिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना है। अब देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिसमें वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं देता और आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होता है, तो मैं वो भी सवाल आपको करवाऊंगा, बट सिंस मैं अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक आसान सवाल से करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, हम 10-15 सवाल करेंगे, मे बी 20 सवाल करवा दूं आपको मैं, बट ये है कि इट्स जस्ट दैट कि आपको आगे जैसे जैसे चलेंगे तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है ना इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। आगे वो आपको ये बता रहा है, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट्स with a cost of 24,000 with accumulated depreciation of 19,000 was sold for 8,000। ये भी एक एडजस्टमेंट है, ये भी आपने यूज़ करनी है सवाल में। बट ये है कि चलो इन एडजस्टमेंट्स को साथ साथ पढ़ेंगे, हमने क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना है तो उसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो तरीका है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने का, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए यू हैव टू ड्रॉ 2 कॉलम्स। सबसे पहला काम आपने यही करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए यू हैव टू ड्रॉ 2 कॉलम्स। एक ये कॉलम आ जाएगा आपका एंड एक ये कॉलम आ जाएगा नेट का। अच्छा, सो बेसिकली इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 2 कॉलम बना लिए। अब अगला जो आपका काम है वो आपने सबसे पहले इधर हेडिंग देनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो हेडिंग होती है वो आपकी हमेशा किसकी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखनी है, एक सबसे पहली हेडिंग आपने दे दी। इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे करके लिख देता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर आपने, अब यहाँ से आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का फॉर्मेट स्टार्ट हो गया। सबसे पहली हेडिंग दी आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद आपने सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब उसने आपको सवाल में दिया हुआ है। अब सॉरी, ये आप जब करोगे ये क्वेश्चन 5-7 मेरे साथ, तो आपको यूज टू हो जाओगे इसके फॉर्मेट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे इस सवाल में भी आपको गिवन है द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इज 30,000, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या है, 30,000। अब मैंने आपको सही डिटेल में समझाया था। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है, आप इसमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज करते हो, ऐड करते हो, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऐड करना है इसमें। दूसरी चीज है डेप्रिसिएशन। अब इन दिस क्वेश्चन देखो, मैं अब आपको डिटेल में समझाता हूं। इस सवाल में अगर आप ये नंबर 3 वाली एडजस्टमेंट पढ़ोगे ना,
तो इसमें वो कह रहे हैं कि द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर वाज 12,000, ठीक है, द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर वाज 12,000। अब इस सवाल में उसने आपको डेप्रिसिएशन बता दी है, ठीक है, बट वो इसलिए उसने बताई है ताकि आपसे वो लाइक और मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड आउट करवाएगा, बट ये है कि इस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको उसने डेप्रिसिएशन बता दी है। बट ये है कि अगर वो डेप्रिसिएशन नहीं बताता तो उस सूरत में आपको कॉस्ट्स और या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट एंड आपको बता देता है, एंड फिर वहाँ से आप निकालते। तो वो भी आपको मैं उस तरह के भी सवाल करवाऊंगा, बट ये है कि यहाँ पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन उसने आपको बता दिया कि आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो 12,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की जगह 12,000 लिखूंगा एंड ये मैंने वापस ऐड बैक करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी होती है वो हमने ये देखना होता है कि हमने कोई एसेट बेचा है, उस पर हमें गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है या लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। अगर गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है तो हमने उसको लेस करना है, अगर हमें लाइक लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है तो हमने उसको ऐड करना है, ठीक है। ये प्रॉपर रीजनिंग मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब मैंने आपको करवाई थी उसमें बताया था कि गेन ऑन डिस्पोजल ऐड क्यों करना है और गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो लेस क्यों करना है एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड क्यों करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमें पहले तो ये देखना है कि गेन ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल इस वजह से होगा बिकॉज अगर हम कोई चीज़ बेचेंगे तो हमने एक चीज़ बेची है। देखो ये अगर आप सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर वो ये आपको कह रहा है, इसको आप गौर से पढ़ लो। देखो ड्यूरिंग द ईयर, ये मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट विद द कॉस्ट ऑफ 24,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 19,000 वाज सोल्ड फॉर 8,000। अब देखो उसने आपको कॉस्ट भी बता दी है, ठीक है, और इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दिया। तो इधर से आप मेरे हिसाब से आप नेट बुक वैल्यू निकाल सकते हो। व्हाट आई मीन टू से, अगर आप 24,000 में से आप अगर लेस करो 19,000 तो आपने ये एसेट कितने, लाइक इस एसेट की जो आपने बेचा इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी? मेरे हिसाब से इसकी नेट बुक वैल्यू 5,000 थी, ठीक है, और आपने इसको बेचा है 8,000 में, ठीक है। जब आपने 8,000 में बेचा है तो इट मीन्स 5,000 नेट बुक वैल्यू की चीज़ जब आपने 8,000 की बेच दी तो आपको गेन ऑन डिस्पोजल हुआ 3,000 का। तो हमेशा आपने याद रखना है कि अगर गेन ऑन डिस्पोजल हो तो वो आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। गेन ऑन डिस्पोजल हमेशा हमेशा ये आपने याद रखना है कि आपने हमेशा गेन ऑन डिस्पोजल लेस करना है। 3,000 का आपका गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल अगर लाइक इसने बेचा ही एक ही एसेट है, कोई और आगे इसने कोई एंट्री नहीं बताई हुई, लाइक कोई इसने नहीं बोला हुआ कि हमने कोई और एसेट बेचा है, तो इसने एक ही एसेट बेचा है, उस पर हमें गेन ऑन डिस्पोजल है। अगर कोई और एसेट बेचा होता और उस पर हमें कोई लॉस ऑन डिस्पोजल हो रहा होता तो उसको हम ऐड कर देते, ठीक है। बट सिंस देयर इज़ नो अदर गेन लॉस, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपने देखनी होती है वो देखनी होती है इंक्रीज इन रिसीवेबल या डिक्रीज इन रिसीवेबल। अगर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हो रहा हो या तो वो क्या होता है, इंक्रीज इन रिसीवेबल आपका लेस होता है, और डिक्रीज इन रिसीवेबल अगर होगा तो वो आपका ऐड होता है। अब वो आप देखोगे कहाँ से? आपको हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो देगा 2। अब इसमें अगर आओ तो ट्रेड रिसीवेबल, ये देख रहे हो ट्रेड रिसीवेबल, ये जहाँ पे ये मेरा इरेजर है, सॉरी मैं इसको ना हाईलाइटर से भी करता हूँ। देखो ये देख रहे हो ट्रेड रिसीवेबल। अब एक चीज़ आपने ये नहीं करनी, आपने ये नहीं देखना। देखो ट्रेड रिसीवेबल 132 से 118, अगर आप ये सोचोगे ना कि 132 स्टार्ट है एंड 118 एंड का है, और ये आप समझो कि 132 से 118 पे जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो यू आर थिंकिंग रॉन्ग। बिकॉज आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये स्टार्टिंग ईयर है 2015 एंड दिस इज 2016, तो दिस इज द स्टार्टिंग बैलेंस, लाइक ये जो बैलेंसेज हैं ये स्टार्टिंग है ये एंडिंग है, ठीक है। तो लाइक ये जो है 118 पहले था, ओपनिंग 118 था एंड क्लोजिंग 132 हो गया, ठीक है। तो 118 से हमारे रिसीवेबल्स 132 के हो गए हैं, तो 118 से 132 के हुए हैं, मतलब इंक्रीज हुए हैं। तो इंक्रीज अगर हुए हैं तो वो हम लेस करते हैं, ठीक है।
118 एंड 132 का जो डिफरेंस होता है वो 14,000 का होता है। तो आपका बिकॉज इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हुआ है तो वो आपका हमेशा लेस होगा, ठीक है। मैं साथ ये प्लस माइनस भी लिख रहा हूँ, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो हमेशा लेस होता है, और आपकी जो वैल्यू है इसकी ये 14,000 है, ठीक है, तो वो लेस होगा। अगर अगर डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल होता तो आपका ये क्या होता, ऐड होता। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपने देखनी है इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दोनों का सेम है, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने लेस करना है, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आपने ऐड करना है। तो इन्वेंट्री को भी देख लेते हैं। 128 है, 102 है। जो पागल बंदा होगा वो कहेगा 128 से 102 हो रही है, लेस हो रही है, बट इन रियलिटी ये लेस नहीं हो रही, ये इंक्रीज हो रही है, 122 से 128 पे जा रही है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस इज द एंडिंग, ठीक है। तो मतलब 26,000 की इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी जब होगी तो वो भी आपने हमेशा लेस करनी है, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी हमेशा लेस करनी है। अच्छा, कितनी है, 26,000 की। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमारी 26,000 की आई है और ये हमने लेस करनी है। रिसीवेबल देख लिया, इन्वेंट्री देख ली, उसके बाद आपने जाना है पेएबल्स पे। तो ट्रेड पेएबल्स आपने देखने हैं। ट्रेड पेएबल्स भी आप बैलेंस शीट से ही देखोगे, बैलेंस शीट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, ये ट्रेड पेएबल्स यहाँ पे ये देख रहे हो, सिर्फ ट्रेड पेएबल्स को देखना है, ट्रेड पेएबल्स को देखना है। ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने उनको ऐड करना है, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आपने उनको लेस करना है। मैंने इनकी रीजनिंग भी बताई थी कि ये इंक्रीज हो तो ऐड क्यों करना है और डिक्रीज हो तो लेस क्यों करना है, बिकॉज जब आपके लेस होंगे तो पैसा आउटफ्लो होगा, मतलब आप लोगों को पैसा दे रहे हो तो आपके पेएबल्स डिक्रीज हो रहे हैं ना, और जब आपके इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब लोगों का पैसा आपके पास है, ठीक है। तो इसलिए आप लाइक इनफ्लो एंड आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पेएबल्स एंड इट्स ऑपोजिट ऑफ लाइक ये एसेट्स जो होते हैं, रिसीवेबल इज एन एसेट, इन्वेंट्री इज ऑल्सो एन एसेट, ठीक है, एंड ट्रेड पेएबल इज योर लाइक लाइबिलिटी। तो ये जब भी इंक्रीज होगी इसका मतलब है आपका इनफ्लो होगा पैसे का, ठीक है, आपने उसको ऐड करना है, और जब डिक्रीज होगी तो उसको लेस करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जो पागल बंदा होगा वो कहेगा 102 से 109 पे जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रही है, बट जो समझदार बंदा होगा वो एक देखेगा कि दिस इज 2015 एंड दिस इज 2016, तो ये एक्चुअली 109 से 102 पे जा रहा है, मतलब 7,000 से डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी आपके ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होते हैं तो वो भी आप लेस करते हो, ठीक है, मतलब लेस आप करते हो, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स हैं, ठीक है, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स कितने हुए, 7,000 से, बिकॉज 109 से 102 पे चले गए, 7,000 से ये हो गए। जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका नाम भी, कलर चेंज करता हूँ। अच्छा, ये वैल्यू है आपकी कैश जनरेटेड, ठीक है, इसको कहते हैं बेसिकली कैश जनरेटेड। कैश जनरेटेड आपका कितना आएगा, लाइक आप इसका नेट अगर निकालो तो वो आपका कैश जनरेटेड है। लाइक व्हाट आई मीन टू से 30,000 है, उसमें आप ऐड करो 12,000 एंड उसमें से लेस करो 3,000, बिकॉज ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं वो लेस कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें से लेस करो 14,000, ठीक है, और उसमें से लेस करो 26,000 और उसमें से लेस करो 7,000, ठीक है। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो आपके पास जो इसका नेट आएगा वो आएगा -800, मतलब आपका ये जो आंसर आएगा कैश जनरेटेड वो आएगा -800, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने इसमें दो चीज़ें और करनी है। आपने ये देखना है कि आपने टैक्स और इंटरेस्ट कितना पे किया है, ठीक है, दो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक आपने ये देखना है कि टैक्स पेड कितना है, ठीक है, और एक है इंटरेस्ट पेड कितना है, ठीक है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, और अगर एग्जामिनर बहुत अच्छा होगा तो वो आपको बता देगा
या फिर आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब अगर इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ो तो इसमें आपको उसने बताया हुआ है कि इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर वाज 9,000, मतलब इंटरेस्ट पेड जो है वो 9,000 है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड जो है ना, इंटरेस्ट पेड 9,000 है, वो आपने लेस करना है, ठीक है, बिकॉज जब पे करोगे तो पैसा बिजनेस से आउट जाएगा। अब टैक्स को देखो, एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड। देखो ये जरा प्लीज समझ लो, ठीक है, एक मिनट, यहां पे मैं लिख के समझाता हूं एंड फिर आपको समझ आएगा। अच्छा, सीन ये है कि यार देखो, जो लाइक चार्ज्ड होता है ना, उसका मतलब है कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है ना, इनकम स्टेटमेंट वैल्यू। अब एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो आपकी इनकम स्टेटमेंट वैल्यू होती है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने जो इनकम स्टेटमेंट में वैल्यू आई हुई है वो आपने पूरी की पूरी पे की हो, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट जो बनती है वो एक्रूड बेसिस पे बनती है, मतलब चाहे आपने पे किया है या नहीं पे किया, वो आपने उसमें ऐड करना है, लाइक ऐड भी करना है और लेस भी करना है, जो भी चीज़ है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आपने ये नहीं देखना कि साल का कितना है, आपने ये देखना है आपने कितना पे किया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड, तो वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो आपने पे किया है वो 9,000 है, इसलिए आपने इंटरेस्ट पेड 9,000 लेस कर दिया। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो देखनी है, इंटरेस्ट के अलावा टैक्स होता है, ठीक है। तो अब टैक्सेशन चार्ज है, अब यहां पे अगर देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेड एंड चार्ज। टैक्सेशन चार्ज का मतलब है आपकी इनकम स्टेटमेंट में कितना चार्ज किया है, तो इनकम स्टेटमेंट में 20,000 चार्ज किया है, ठीक है। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आपने चार्ज किया है वो ही आपने पे किया हो। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख लो, आपने कैलकुलेट करना होगा कि आपने कितना पे किया है। अब उसके लिए आपको, आप बैलेंस शीट पे अगर देखोगे तो आपने करंट लाइबिलिटीज़ में देखना है। देखो करंट लाइबिलिटीज़ में ये अदर पेबल्स देख रहे हो, टैक्सेशन, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपने 18,000 टैक्स देना था, मतलब आप पे ड्यू था। एट द एंड ऑफ द ईयर आप पे 20,000 ड्यू हो गया, मतलब 2,000 बढ़ गया, 2,000 आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, अब सीन ये है कि इस साल का जो टैक्स था वो कितना था, वो था लाइक टैक्सेशन जो थी वो 20,000 थी, ये देख रहे हो 20,000। अब देखो साल के शुरू में जो आपके पे टैक्स था वो कितना था, 20,000, 18,000, सॉरी 18,000। साल जब शुरू हुआ आप पे इतनी लाइबिलिटी थी टैक्स की। अब इस साल का जो टैक्स है वो आपका 20,000 है, ठीक है। तो इन टोटल आपको इस साल कितने पैसे देने चाहिए थे, कहने से कि 18 जमा 20 इज लाइक 38,000, मतलब 18,000 पिछला एंड 20,000 इस साल का, तो 38,000 आपका बनता है ना अभी तक का जितना टैक्स में, लाइक बट आपका लाइक 38,000 अगर आप देते तो ये भी ख़त्म हो जाता और इस साल का भी आप पे कर देते। बट अब मसला ये है कि आपने, आपका जब साल ख़त्म हुआ है तो 20,000 तब भी आपका रहता था, ठीक है। तो 20,000 अगर इसमें से मैं लेस कर दूं, 38 में से 20 जब लेस करूंगा 20,000, तो मुझे पता चल जाएगा मैंने इस साल पे कितना किया। देखो ये चीज़ टेक्निकली समझो, मैं इसका ना एक आसान तरीका याद करने का बताता हूँ। देखो एट व्हेन द ईयर स्टार्टेड, उस टाइम आपने 18,000 देना था टैक्स, ठीक है, पिछले साल का, ठीक है, बिकॉज एट द स्टार्ट आप पे ये एक लाइबिलिटी थी 18,000 की, ठीक है। अब जब साल का टैक्स, साल का जो टैक्स है वो 20,000 बनता है इस साल का, 18,000 पिछले साल का एंड 20,000 इस साल का, टोटल आपका जो बनता है 38,000 बनता है, ठीक है। अब अगर आप 38,000 पे कर देते तो आपकी ये लाइबिलिटी भी ख़त्म हो जाती और आप इस साल का 20,000 भी पे कर देते, ठीक है। बट आपने इस 38,000 में से 20,000 आपका रह गया, जब साल आपका ख़त्म हुआ तो आपका 20,000 रह गया, तो इसका मतलब ये है कि 38,000 टोटल आपने देना था, अब उसमें से 20,000 रह गया है, तो आपने पे कितना किया है, 18,000, ठीक है। अब इसको याद रखने का एक और आसान तरीका भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे आओ,
द बेस्ट वे इज़, द वेरी बेस्ट वे इज़ कि आप एक अकाउंट बना लो, ठीक है। एक अकाउंट बना लोगे ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हमेशा आपने अकाउंट बनाना है। ये तो आप लाइक बहुत ही जो लाइक स्मार्ट बंदे होते हैं उनको समझ आता है कि वो जो मैंने प्लस माइनस करके किया है, बट हर बंदे को नहीं समझ आता। तो आप हमेशा टैक्स का अकाउंट बनाओगे, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आएगा, सिंस इट्स अ लाइबिलिटी तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड पे आता है, बैलेंस कैरिड डाउन इस साइड पे आएगा। यहाँ पे आएगी इनकम स्टेटमेंट एंड यहाँ पे आएगा बैंक। अच्छा, इस बैंक का मतलब है आपने कितना पे किया, इस इनकम स्टेटमेंट का मतलब है आपने इस साल कितना टैक्स इनकम स्टेटमेंट में चार्ज किया। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है साल जब शुरू हुआ था उस टाइम आप पे कितनी लाइबिलिटी थी टैक्स की। बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब है जब आपका साल खत्म हुआ तो उस टाइम आपने कितना टैक्स पे करना था। अब इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपने टैक्स का ही बनाना है। आप लाइक अगर फॉर एग्जांपल वो ये जिस तरह इंटरेस्ट पेड की वैल्यू उसने आपको बता दी, इंटरेस्ट के साथ भी यही गेम वो कर सकता तो उसके लिए आपने इंटरेस्ट का भी अकाउंट बना सकते थे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो था आपका इसका 18 था, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन आपका जो था वो 20 था। डू यू गेट इट? मतलब यहाँ से मैंने इनकम स्टेटमेंट से लाइक जो आप मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है इधर से मैंने देखा है, ठीक है। 18 एंड 20, ठीक है। ये मैंने BD और CD लिख दिया। इनकम स्टेटमेंट में आई नो मेरा जो चार्ज किया है वो 20,000 किया है, ठीक है। लाइक मुझे उसने बताया कि जो चार्ज है इस साल का टैक्स इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो 20,000 है, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे वो लाइक एडजस्टमेंट में वो आपको नीचे बता रहा है कि द टैक्सेशन चार्ज वॉज 20,000। तो 20,000 अगर आपका टैक्सेशन चार्ज है तो आप यहाँ से अगर इसको बैलेंस आउट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका लाइक आपने पे कितना किया है। 18-20 इज 38 एंड दिस ऑल्सो शुड बी 38 एंड दिस शुड बी 18। मतलब इस साल आपने 18,000 पे किया है। देखो साल जब शुरू हुआ था तो 18,000 आप पे ड्यू था, ठीक है। इस साल का भी 20,000 आपका टैक्स बन गया, तो इन टोटल कितना बन गया? 38,000। काश ये सारा पे कर देते तो यहाँ पे जीरो हो जाता, मतलब आखिर में आपका कुछ भी ना बचता, ठीक है। और आप यहाँ पे बैंक से 38,000 पे कर देते। बट सिंस आपका इस 38,000 में से 20,000 भी रह गई है लाइबिलिटी, तो आपने कितना पे किया होगा? उसमें से 18,000 ही पे किया होगा ना। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो 18,000 आपने टैक्स पे किया है। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हमेशा आपने जो आपने पे किया वो ही चार्ज करना है। इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। तो जब आप ये कर लोगे तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, अब इसका आप नेट निकालोगे तो मेरे हिसाब से अगर लाइक -8,000 था हमारा जो पिछला निकाला था कैश जनरेटेड, उसमें से आप मज़ीद 18,000 लेस करोगे जो कि आपका टैक्स पेड है, और मज़ीद 9,000 भी लेस करोगे तो ये आपका बनता है लाइक 35,000, -35,000। एंड नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है आपने इस कॉलम में लिखना है, लाइक -35,000 जो आपने लिखना है वो आपने इस कॉलम में लिखना है, लास्ट कॉलम में, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नेट आ गया, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है मैं दोबारा बताता हूँ बिकॉज आपकी फर्स्ट क्लास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, गेन ऑन डिस्पोजल अगर होगा उसके बाद आपने लाइक उसको लेस करना है, और अगर लॉस ऑन डिस्पोजल होगा तो ऐड करना है। उसके बाद इंक्रीज इन रिसीवेबल डिक्रीज इन रिसीवेबल देखना है, वो प्लस माइनस आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री, उसके बाद ट्रेड पेबल्स, उधर से जो वैल्यू आएगी कैश जनरेटेड। अब उसके बाद टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड। अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने ये जो पे करोगे वो यहाँ पे डालना है, जो आपका इनकम स्टेटमेंट वैल्यू है वो आपने नहीं डालनी। द बेस्ट वे इज या तो आपको वो क्वेश्चन में बता दे कि इस साल आपने कितना पे किया है, फिर तो आप डायरेक्ट डालो, बट अदरवाइज आप हमेशा अकाउंट बनाओ, ठीक है। अकाउंट बनाओ, उसका फॉर्मेट यही होगा, BD इधर आएगा, CD इधर आएगा, इधर बैंक लिखो, इधर इनकम स्टेटमेंट लिखो, और जो वैल्यूज गिवन है वो उसको बस ऐड करके जो बैलेंस होता है वहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकालो, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी बनती है वो बनती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एक चीज़ आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एक तो आता है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। मोस्टली 95% यही दो चीज़ें होती हैं, बट जब मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था तो उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें की बताई थी। दो चीज़ें और होती हैं, अगर कोई आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी इधर आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी आपका इधर आएगा, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन ये नहीं है, बिकॉज मुझे पता है ना, मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ तो मुझे पता है ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं है, तो बेसिकली ये दो चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेल ऑफ नॉन करंट एसेट की है या नहीं की। तो ऑब्वियसली अगर हम इस इधर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 2, तो इसमें वो हमें क्लियरली बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट विद कॉस्ट 24,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 19,000 वाज सोल्ड फॉर 8,000, ठीक है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे करनी है कि जब भी आपने सेल ऑफ नॉन करंट एसेट की वैल्यू डालनी है ना, तो आपने उसकी कॉस्ट नहीं डालनी, ठीक है। आपने उसकी नेट बुक वैल्यू भी नहीं डालनी, आपने उसका हमेशा जिस वैल्यू पे वो सेल हो रहा है ना वो वैल्यू डालनी है। 8,000 का सेल हो रहा है तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से आपको 8,000 मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से 8,000 आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप 8,000 लिख दोगे, ठीक है। ये पॉजिटिव 8,000 लिखोगे, प्लस का साइन मैं साथ डाल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने देखना है आपने कोई एसेट परचेज किया या नहीं किया। या तो वो आपको एडजस्टमेंट्स में बता देगा कि आपने कोई एसेट परचेज किया या नहीं किया, ठीक है। हम ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं, ये जल्दी से पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, ठीक है, कि कोई एसेट परचेज किया या नहीं किया। अच्छा, सीन ये है बेसिकली कि अगर आप इन एडजस्टमेंट्स को पढ़ो, द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ से तो आपको नहीं पता चल रहा कि आपने कोई एसेट परचेज किया या नहीं किया, तो ये तो सीन ऑफ है। सेकंड नंबर वाला जो है, इससे भी आपको नहीं पता चल रहा बिकॉज ये सेल के बारे में बता रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो पास, इधर से भी नहीं पता चल रहा। थर्ड जो है वो आपको ये बता रहा है कि 12,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, इससे भी नहीं पता चल रहा कि आपने कोई एसेट परचेज किया या नहीं किया, ठीक है। यहाँ से भी आपको पता है, ये इंटरेस्ट के बारे में इससे भी नहीं पता चल रहा, ये डिविडेंड के बारे में इससे भी नहीं पता चल रहा, और ये टैक्स के बारे में इससे भी नहीं पता चल रहा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कोई एसेट परचेज किया या नहीं किया। आप बैलेंस शीट में जाओ, अगर बैलेंस शीट में अगर जाओगे तो वहां पे आप यहाँ पे देखो तो आपकी जो नेट बुक वैल्यू है एट द स्टार्ट कितनी थी 224, एट द एंड कितनी है 259। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि नेट बुक वैल्यू से हर साल डेप्रिसिएशन उसकी लेस होती है और नेट बुक वैल्यू बनती है। तो अगर आपने कुछ भी परचेज ना किया होता ना तो ये डिक्रीज हो रही होती, ठीक है, बट ये इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है आपने इस साल कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रही है बिकॉज तो आपने कुछ ना कुछ परचेज किया है। अब एक बात मेरी याद रख लो, कभी भी आपने इन दोनों का डिफरेंस को आपने ये नहीं समझना कि आपने इतना परचेज किया। आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि 224 में से 259 इन दोनों का डिफरेंस लो और आप ये कहो कि यार इतना आपने परचेज किया, ये गलत होगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं करना। अच्छा, ये कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। देखो, या तो वो आपको कॉस्ट एट स्टार्ट एंड कॉस्ट एट एंड बता देना, फिर आप अकाउंट बना सकते हो। इस तरह का आप अकाउंट बना सकते हो, कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। बीडी आपको बता दे, अगर आपको बीडी बता दे, सीडी बता दे, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि यार आपने कितना कैलकुलेट किया। जैसे आपने पिछली क्लासेस में ये कैलकुलेशंस करी हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा है ये बात आप पिछली क्लास देख सकते हो दोबारा से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बिकॉज आपको उसने नेट बुक वैल्यू दी है, कॉस्ट नहीं दी हुई, तो उसके लिए आपको मैंने कल की क्लास में एक फॉर्मूला समझाया था, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या था, बेसिकली वो फॉर्मूला ये था कि आपको जब भी नेट बुक वैल्यू गिवन हो ना, जब भी नेट बुक वैल्यू गिवन हो तो आपने पता है क्या करना है, आपने एक फार्मूला यूज़ करना है। और वो फार्मूला एक यूनिवर्सल फार्मूला है, मैं आपको समझा देता हूँ। फार्मूला होता है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू
उसमें आप ऐड करते हो कुछ भी आपने परचेज किया है, ठीक है, उसमें से आप लेस करते हो व्हाट यू हैव सोल्ड, सेल लेस करते हो, एंड उसमें से आप लेस करते हो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू, एंड यहाँ से आपको पता चलती है डेप्रिसिएशन। लाइक क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आप जब लेस करोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी डेप्रिसिएशन कितनी है। ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है, जनरली आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो यहाँ से, ठीक है। अब देखो आपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन ओपनिंग नेट बुक वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गिवन है, परचेजेस आप निकालना चाहते हो कितना आपने परचेज किया है, आपको यह भी पता है आपने एक एसेट सेल किया है उसका भी आपको पता है, ठीक है, और आपको डेप्रिसिएशन भी पता है। जनरली आप क्वेश्चंस में लाइक वैसे आपको मैंने जो बताया हुआ है वो ये बताया कि आप डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज़ करके। तो फॉर दिस मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से मैं परचेजेस को सब्जेक्ट बना लूँ, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक मिनट, इस फॉर्मूला में परचेजेस को सब्जेक्ट बना लूं तो मेरा परचेजेस क्या होंगी, माय परचेजेस विल बी इक्वल टू अब इधर डेप्रिसिएशन है इस साइड के इक्विवेलेंट, इट्स अ बिट ऑफ मैथ, ठीक है, डेप्रिसिएशन है जो मतलब दूसरी साइड पे माइनस हो रहा होता है वो इस साइड आके साइन चेंज हो जाता है। लाइक उधर सेल जो है वो लेस हो रहा था ना, तो इधर आके इस साइड पे डेप्रिसिएशन वाली साइड पे सेल आपका ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू उधर लेस हो रही थी तो इधर क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू ऐड हो जाएगी, और ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आपने उसमें से लेस कर देनी है, ठीक है। तो परचेजेस का ये फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने सिर्फ ये किया, रीअरेंज कर दिया फॉर्मूला को, ठीक है। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो समझ आ जाएगा। अब इसको लाइक इट्स अ फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप इधर से परचेजेस निकाल सकते हो। तो डेप्रिसिएशन इस साल की यहाँ पे गिवन है आपको, देखो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 12,000 है, ठीक है, 12,000 आपकी डेप्रिसिएशन है। अच्छा, सेल जो चीज़ आपने करी है उसकी नेट बुक वैल्यू ऐड करनी है। हमेशा याद रखना इस फॉर्मूला में आपने जो भी चीज़ आपने सेल करी है उसकी नेट बुक वैल्यू निकालनी है। तो आप इसकी नेट बुक वैल्यू देखो, आपने जो चीज़ थी जो सेल करी थी उसकी कॉस्ट इतनी थी 24,000 एंड उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो यहाँ से आप नेट बुक वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 24,000 माइनस 19,000 विल गिव यू 5,000। तो जो चीज़ आपने सेल करी थी उसकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो 5,000 है। तो इस फॉर्मूला में आपने जो यूज़ करनी है वैल्यू वो 5,000 यूज़ करनी है, बिकॉज नेट बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड, ठीक है। इसमें आपने क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आपने ऐड करनी है जो कि मेरे हिसाब से कितनी है 259। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग, दिस इज क्लोजिंग एंड दिस इज ओपनिंग, बिकॉज दिस इज द लाइक 2015 का ईयर एंड दिस इज 2016 का ईयर, 2016 का ईयर। तो 259 में इसमें 259,000 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं एंड इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 224,000 तो आई विल गेट कि मैंने कितना परचेज किया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका 12,000 में आप ऐड करोगे व्हाट यू हैव परचेज्ड 5,000, ठीक है, एंड उसमें से आप ऐड करोगे 259,000, ठीक है, एंड उसमें आप लेस करोगे 224,000, तो आपको पता चलेगा कि आपने 52,000 के न्यू एसेट्स परचेज किए हैं, ठीक है, 52,000 के, ठीक है। अब ये सीन है। अब एक चीज़ मैं आपको और भी समझाता हूँ, मैं ये सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। 52,000 के एसेट्स आपने परचेज किए हैं, जब आपने परचेज किए हैं तो आप इसको लेस करोगे, ठीक है, बिकॉज पैसा बाहर जा रहा है। अब डिविडेंड रिसीव्ड भी नहीं है कोई और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी नहीं है, तो इसको लाइक इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें नहीं है। मैंने सिर्फ आपको लाइक मैं ये चाहता हूँ कि आपको फॉर्मेट भी साथ साथ याद रहे, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख ली हैं। तो अगर होगा तो वो इधर आएगा, बट नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो इसका जो नेट बन रहा है वो उसका जो नाम होगा वो मेरे हिसाब से नेट
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है, फ्रॉम इन्वेस्टिंग होगा एंड वो मेरे हिसाब से बनता है -44,000, ठीक है, 44,000 नेगेटिव बनता है, ठीक है, तो उसको भी मैं नेगेटिव लिखूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि देखो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू प्लस परचेजेस माइनस सेल्स माइनस क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन का, एंड वहाँ से मैंने परचेजेस को सब्जेक्ट बनाया। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे कि आपको परचेजेस की वैल्यू सवाल में गिवन होगी और आपने डेप्रिसिएशन यहाँ से निकालनी होगी इस फॉर्मूला को यूज़ करके, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास कॉस्ट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना गिवन हो, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये सीन है, इस तरीके से आप करोगे। वो उस तरह के भी सवाल करवाऊंगा, बट ये कि ये फार्मूला आप याद रख लो, ठीक है। वो फार्मूला क्या है मैं आपको ये सवाल कंप्लीट हो जाए तो वो फार्मूला दोबारा भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ये 44,000 नेगेटिव। अब लास्ट हेडिंग आपकी जो बनती है, सॉरी मैं इसको इरेज करता हूँ, लास्ट हेडिंग जो आपकी बनती है वो बनती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उफ अल्लाह, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रेट 2 कॉलम्स बना लेता हूँ ताकि मुझे वैल्यूज़ लिखनी है। अच्छा, अब इसके लिए सीन ये है कि आपने करना ये होगा कि देखना है आपने कि आपका क्या कोई इशू ऑफ लोन हुआ है। आपने कितनी चीज़ें देखनी है, इशू ऑफ लोन, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स यहाँ पे आता है। मैं आपको फॉर्मेट पहले लिखवा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मेट भी याद रहे ना। इशू ऑफ शेयर्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर कोई आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो यहाँ पे आएगा, डिविडेंड पेड यहाँ पे आएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई आप इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हो तो वो आएगा, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। और अगर कोई रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन। अच्छा, अब सीन ये है कि इशू ऑफ लोन आपने हमेशा बैलेंस शीट से देखना है, ठीक है। अब देखो आप अगर इधर नॉन करंट लाइबिलिटीज में बैंक लोन देख रहे हो, ये बैंक लोन, यहाँ पे जब आपने साल स्टार्ट किया था तो आपका जो बैंक लोन था वो 20,000 था, जब आपका साल ख़त्म हुआ तो 42,000 हो गया। ये क्यों इंक्रीज़ हुआ है? ये इंक्रीज इस वजह से हुआ है आपने इशू किया है, लोन लिया है। तो जब आप लोन लिया है इसका मतलब आपने लोन इशू किया है। कितने का किया है? मेरे हिसाब से ये 20 और 42 का जो डिफरेंस है ये 22,000 आता है। तो 22,000 का आपने लोन इशू किया है, इशू ऑफ लोन आपका 22,000 है, और ये प्लस मतलब पॉजिटिव होगा बिकॉज आपका पैसा आ रहा है। उसके बाद आपने देखना है कोई इशू ऑफ शेयर्स, ये भी आपने बैलेंस शीट से देखना है, ठीक है। बैलेंस शीट से आप कैसे देखोगे? बैलेंस शीट से आप ऐसे देखोगे कि आप अगर यहाँ पे देखो तो आपका जो शेयर कैपिटल है वो 180 से 210 पे जा रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है आपने शेयर इशू किए हैं और आपका शेयर प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है, और आपने डॉलर वैल्यू लेनी है, 180 से 210 मतलब 30,000 का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है और 15,000 से प्रीमियम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है आपने 45,000 के शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। तो 45,000 आपने इशू ऑफ शेयर से कमा लिया है। ये मैं आपको डिटेल में भी समझा देता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। इशू ऑफ शेयर्स जो है ये 45,000 है, ठीक है। इससे भी पैसा आएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है, आपने कोई डिविडेंड पे किया है तो ये आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है। अगर ये एडजस्टमेंट आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई डिविडेंड पे किया या नहीं किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 25,000। आपने ये डिविडेंड प्रपोज्ड को ना, इसको नहीं देखना, ये आपको पागल बनाने के लिए दिया हुआ है। आपने सिर्फ देखना है आपने पे कितना किया। तो 25,000 आपने पे किया है तो डिविडेंड पेड जो है ना वो 25,000 है, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। 25,000 नेगेटिव होगा। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स आपने कोई नहीं किया,
और रीपेमेंट ऑफ लोन भी नहीं की। वो कैसे? देखो, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन की होती ना तो ये लोन इंक्रीज ना होता, डिक्रीज हो रहा होता, ठीक है। और इशू ऑफ डिबेंचर भी किया होता तो यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपको कोई डिबेंचर शो हो रहे होते, तो कोई नहीं शो हो रहे, तो वो नहीं किए, तो वो आपके 0 होंगे, ठीक है। इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, सही है। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अब इसका अगर आप नेट निकालोगे तो उसको आप कहेंगे कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम, लाइक दिस इज बेसिकली नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो इसका अगर मैं नेट निकालूं तो वो 22,000 प्लस करना है 45,000 इसमें, ठीक है, एंड इसमें से लेस करना है 25,000 जो आपने डिविडेंड दिया है, तो ये बनता है 42,000, पॉजिटिव 42,000, ठीक है। अब लास्ट चीज़ ये है कि आपने इन तीनों कॉलम्स का नेट ले लेना है। ये जो आपने लाइक नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है ना, इसका नेट ले लेना है, तो वो होगा आपका नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर। अब ये आपने लिखने हैं सारे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा नेट कैश फ्लो फॉर ईयर। तो ये कितना बन रहा है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से बन रहा है, अगर आप -35,000 मतलब -35,000 हो एंड उसमें आप उसमें से लाइक -44,000 हो, बिकॉज दोनों नेगेटिव हैं, तो -44,000 एंड इसमें आपने क्या करना है +42,000, बिकॉज फाइनेंसिंग वाला पॉजिटिव है, तो इसको, तो ये आपका नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर बनता है -37,000, ठीक है, -37,000, ठीक है। ये -37,000 पता है नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर। एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी होती है और उसका मार्क होता है, उसका है कैश फ्लो एट स्टार्ट, लाइक कैश एट स्टार्ट। इसमें आप ऐड करोगे, जब कैश एट स्टार्ट आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कैश एट एंड, ठीक है। अब कैश एट स्टार्ट आपका कितना है ये आपको पता चलेगा आपका यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, एंड कैश एट स्टार्ट आपके पास कितना है, देखो कैश एट स्टार्ट जो आपके पास है, कैश एट स्टार्ट आपके पास जो है वो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका कैश एट स्टार्ट 14,000 है, ठीक है। तो कैश एट स्टार्ट जो है वो 14,000 है, तो जो आपका कैश एट स्टार्ट है अगर वो इसमें ऐड कर दो 14,000, ठीक है, तो आपके पास कैश एट एंड आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। लाइक आप इस -37,000 में से 14,000 आप अगर आप लेस करोगे, बिकॉज 37 नेगेटिव है, ठीक है, मतलब -37 + 14 अगर मैं करूँगा तो ये 23,000 बनता है, ठीक है, मतलब -23,000। अब एक चीज़ ये है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि ये सवाल आपने सही किया या गलत किया है, मतलब दिस इज़ द एंड ऑफ इट। अब अगर आपने ये देखना है तो आपका ये जो कैश एट एंड है ना, ये आपका बैलेंस शीट पे कैश एट एंड लाइक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब बिकॉज हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपका ओवरड्राफ्ट होगा, तो आप अगर यहाँ पे देखो तो आपका 23,000 का ओवरड्राफ्ट है। यहाँ पे देखो करंट लाइबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट देख रहे हो, ये 23,000, अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे कैश एट एंड होता, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बिकॉज आपका है ही ओवरड्राफ्ट, तो वो 23,000 यहाँ पे, तो दिस थिंग वेरीफाइज कि आपका ये सवाल सही हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको मैंने बोला था कि मैं आपको एक फार्मूला लिखवाता हूँ, वो फार्मूला लिख लो कि यार ओपनिंग नेट बुक वैल्यू प्लस करना है आपने उसमें परचेजेस, ठीक है, और उसमें से आपने सेल की नेट बुक वैल्यू ये ऐड करना है, ये लेस करना है, इसमें से क्लोजिंग लाइक इसमें बेसिकली होता ही है कि आप इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हो और वहाँ से आपको मिलता है क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है।
और इसको बस आपने जो भी चीज़ आपने इसमें से फाइंड आउट करनी हो, चाहे डेप्रिसिएशन फाइंड करनी हो, चाहे परचेजेस फाइंड करनी हो, तो आप उसमें से लाइक रीअरेंज करके कर सकते हो। तो सो दिस इज़ द फॉर्मूला एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आपके पास जो लाइक जो चीज़ एट द स्टार्ट होगी, ठीक है, उसमें अगर आप कोई चीज़ परचेज करोगे तो वो ऐड करोगे। अब इट्स अ रूल कि जब भी आप कोई भी चीज़ सेल करते हो तो उसकी नेट बुक वैल्यू वो उसमें से लेस होती है, तो वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी आप जब लेस करोगे तो नेट बुक वैल्यू क्लोजिंग आ जाएगी। तो ये फार्मूला है बेसिकली। इस फार्मूला को याद करो, इस फार्मूला का आपका यूज़ होता है बहुत सारा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अब एक चीज़ है ये शेयर्स वाली, ठीक है। मैंने ये शेयर्स की कैलकुलेशन कैसे करी है, देखो आपने देखो जब भी पार पे शेयर इशू होता है ना, तो आपका शेयर प्रीमियम जनरेट नहीं होता, ठीक है। अगर आपका शेयर पार पे इशू होगा, इसका मतलब ये है कि आपने पार पे जो आपकी पार वैल्यू उससे ऊपर शेयर बेचा है, क्योंकि आपका शेयर प्रीमियम भी इंक्रीज़ हुआ है 15,000 से। तो आपने जब भी देखना है शेयर की वैल्यू को, आपने ये देखना है कि आपका शेयर कैपिटल कितना इंक्रीज़ हुआ है एंड आपका शेयर प्रीमियम कितना इंक्रीज़ हुआ है। दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शेयर्स कितने क्या वैल्यू, और डॉलर वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का एक सवाल था। अब इससे काफ़ी मुश्किल सवाल भी बनते हैं, बट ये कि हम डे बाय डे इंशाल्लाह इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हैं इसकी डिफ़िकल्टी को। तो करते हैं इसका एक और सवाल हम कल करेंगे, ठीक है। ओके बाय।